नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम ऊष्मा संचरण की विधियां उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा संचरण की विधियां पढ़ने से पहले हमें ऊष्मा संचरण क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऊष्मा संचरण का अर्थ ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे हम किसी भट्टी के बहुत ही दूर बैठे हैं और वो भट्टी की गर्मी हम तक पहुंच रही है, तो उस स्थान से जो ऊष्मा है वो हमारे तक पहुंच रही है, इसे हम कहेंगे ऊष्मा संचरण। इसकी परिभाषा क्या बनेगी ऊष्मा संचरण की? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं। पहली आपकी चालन, दूसरी संवहन, तीसरी विधि विकिरण। पहले तो हम ये समझेंगे ये विधियां होती क्या है, फिर इन विधियों के दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण हैं जो इन विधियों से बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं चालन। इन तीनों विधियों को एक साथ समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। जैसे कोई भी बर्नर है, इस पे आग जल रही है। एक बर्नर है जिस पे आग जल रही है और इस आग की सहायता से तीन बंदे अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। एक बंदा लोहे की छड़ को गर्म कर रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, लोहे की छड़ को गर्म कर रहा है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरा बंदा इस आग के ऊपर अपने हाथ गर्म कर रहा है। कुछ दूर ऐसे जैसे आग नीचे जल रही है और थोड़ा ऊपर हम हाथ गर्म करते हैं, इस प्रकार एक बंदा क्या कर रहा है, इस आग के ऊपर अपने हाथ गर्म कर रहा है। और तीसरा बंदा क्या कर रहा है, इस जो आग जल रही है इससे बहुत ही दूर बैठ के, जैसे हम किसी भट्टी या सर्दियों में आग के पास गर्म होते उसी प्रकार, जैसे ऐसे बैठा है, वहां पे आग जल रही है और ऐसे ये बैठा है। अब हमें समझना है कि ये जो हमने तीन चीजें बनी है कि पहला बंदा लोहे की छड़ को गर्म कर रहा है, इसमें छड़ में पहले सिरे से अंतिम सिरे तक ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होगा। और दूसरा बंदा जो अपने हाथों को उस आग के ऊपर गर्म करा, उसके जो हाथ है उस तक वो आग कैसे पहुंचेगी, उसकी ऊष्मा कैसे पहुंचेगी। या तीसरा जो बंदा बहुत ही दूर बैठकर अपने हाथ गर्म कर रहा उस तक ऊष्मा कैसे पहुंचेगी। ये जो तीन प्रकार है इसी के आधार पर ये तीनों प्रकार बनेंगे। तो पहला हम समझते हैं लोहे की छड़ में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा। हमें पता है कि जो लोहे की छड़ है वो असंख्य कणों से मिलकर बनी है। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कण हैं और ये सभी कण क्या स्थिर है, पड़े हैं, गति नहीं कर रहे। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये सभी कण क्या है, स्थिर है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, जो छड़ के प्रारंभिक भाग के कण हैं पहले ऊष्मा लेंगे और पर्याप्त ऊष्मा ग्रहण करेंगे, फिर वो अपने अगले कण को ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा, दूसरा कण तीसरे को ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा, तीसरा चौथे कण को ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा। इस प्रकार पूरी छड़ के जो कण है, एक कण दूसरे कण को ऊष्मा का स्थानांतरण करता है और पूरी छड़ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी।
यहां पर ये जो उष्मा का स्थानांतरण या संचरण हो रहा है, इस विधि को हम क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो इस छड़ के कण स्थिर है और दूसरा इसमें उष्मा का संचरण एक कण दूसरे कण को उष्मा के स्थानांतरण द्वारा हो रहा है। तो अब आपको चालन विधि समझ में आ गई होगी कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण स्थिर रहते हैं और उष्मा का संचरण एक कण दूसरे कण को उष्मा के स्थानांतरण द्वारा करता, ट्रांसफर कर रहा है। जैसे 10 बंदे खड़े हैं, ये जैसे एक मार्कर है, एक बंदा दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। इस प्रकार ये मार्कर अंतिम 10वें बंदे तक पहुंच जाएगा और वो जो बंदे हैं वो खड़े हैं, खुद तो स्थिर है, फिर भी मार्कर अंतिम छोर तक पहुंच गया। ये स्वयं का स्वयं चालन में होता है। माध्यम के जो भी कण है वो स्थिर रहते हैं और उष्मा का संचरण एक कण दूसरे कण को उष्मा के स्थानांतरण द्वारा करता है। इसकी अब परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि उष्मा संचरण की ऐसी विधि, मैं एक बार लिख रहा हूं, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण स्थिर रहते हैं तथा उष्मा का संचरण एक कण से दूसरे कण तक उष्मा के स्थानांतरण के कारण होता है। उष्मा के स्थानांतरण के कारण होता है। इस परिभाषा में आपको दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी है। एक तो कण क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। एग्जाम यही पूछा जाएगा कि उष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कण स्थिर रहते हैं, और दूसरा उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक कण दूसरे को स्थानांतरण कर रहा है। इसके एग्जाम्पल कौन से हम यहां पे लिख रहे हैं। एग्जाम्पल एक तो है सभी ठोसों में उष्मा का जो संचरण है वो चालन विधि द्वारा होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, हालांकि द्रव और गैसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा नहीं होता है, फिर भी एक अपवाद है पारा द्रव होते हुए भी पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। तो पारा या मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, फिर भी इसमें उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होगा। इस बात को याद रखना। तो अब आपको ये जो चालन विधि है वो समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे संवहन विधि। जैसे जो बंदा आग के ऊपर अपने हाथ गर्म कर रहा है, आग की जो उष्मा है उस बंदे के हाथों तक कैसे पहुंचेगी, ये बात हमें समझनी है। तो हमें पता है कि उस बंदे के हाथ और आग के बीच क्या है, वायु है। माध्यम क्या है भाई, वायु। यहां पर जो वायु माध्यम का काम करेगी, इसमें क्या होगा, जो आग के पास वाले कण हैं, वायु के जो कण हैं वो पहले गर्म होंगे। पहले जो आग के पास वाले वायु के कण हैं वो उष्मा ग्रहण करके गर्म होंगे और गर्म होकर वो ऊपर की ओर गति करेंगे, अपने साथ उष्मा लेकर ऊपर की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, इस प्रकार। और ऊपर से जो ठंडे कण हैं वो इन कणों का स्थान लेने के लिए नीचे की ओर गति करेंगे, इस प्रकार। हमें यह बात समझ में आ गई कि उष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम के कण गतिशील होते हैं, गति करते हैं और अपने साथ उष्मा लेकर चलते हैं। पहले जो आपके आग के पास वाले कण थे वो उष्मा ग्रहण करेंगे, गर्म होंगे, वो ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए नीचे की ओर गति करेंगे। ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया बार बार चलेगी और ये जो बीच का माध्यम है पूरा गर्म हो जाएगा, और जो ऊपर वो बंदा अपने हाथों को गर्म करा वो भी, उनके हाथ भी गर्म हो जाएंगे।
इस बात को समझ लेना कि स्वयं विधि में क्या होता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने साथ ऊष्मा लेकर गति करते हैं। इसका मतलब यहां पे नोट लगा के याद कर लो कि ऊष्मा संचरण की एकमात्र ऐसी विधि जिसमें कण गति अवस्था में पाए जाते हैं, ये होगी स्वयं। इसको बारे में हम लिख लेते हैं, स्वयं के बारे में यहां पे लिख रहे हैं ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण अपने साथ ऊष्मा लेकर चलते हैं, ऊष्मा लेकर गति करते हैं, ऐसे लिख दो अच्छा रहेगा, गति करते हैं। ऐसी विधि स्वयं विधि कहलाती है। और उदाहरण क्या होंगे? सभी द्रवों और गैसों में, सभी द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण स्वयं विधि द्वारा होता है। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है वो किस विधि द्वारा हो रहा है? तो स्वयं विधि द्वारा। विशेष तौर से याद करना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा होता है? स्वयं विधि। कैसे होगा? ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर का ये वायुमंडल है और यहां पर सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश है, इस पे आएगा और पृथ्वी के आसपास की वायु है उसके कण पहले गर्म होंगे और वो गर्म होकर अपने साथ ऊष्मा लेकर ऊपर की ओर गति करेंगे और जो ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो ऊष्मा लेने के लिए नीचे की ओर गति करेंगे। इस प्रकार ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी और पृथ्वी का पूरा पूरा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो इस पे आप इसको नोट लगा दो, कुछ भी कर दो, स्टार लगा दो, लेकिन ये चीज आपको याद ही रखनी है कि पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना ऊष्मा संचरण की स्वयं विधि द्वारा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, विकिरण। इसके बारे में थोड़ा समझना कि जैसे हम किसी भट्टी के दूर बैठे हैं, भट्टी वहां पे जल रही है और हम दूर बैठे और अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऊष्मा हमारे हाथों तक पहुंच रही है वो विकिरण विधि द्वारा आ रही है। कैसे? जैसे ये बंदा अपने हाथ गर्म कर रहा है, उसी प्रकार इस बंदे तक जो इस बर्नर की ऊष्मा पहुंचेगी वो तरंगों के रूप में पहुंचेगी। इस बंदे तक जो ऊष्मा पहुंचेगी वो तरंगों के रूप में पहुंचेगी और ये जो तरंगे हैं इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तरंगों के रूप में पहुंचेगी और इन तरंगों को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इस कारण ये जो ऊष्मा संचरण की विधि है वो निर्वात में भी संभव है। ये जो विकिरण विधि है वो माध्यम में तो संभव है लेकिन साथ में निर्वात में भी संभव है। और इसकी एक अच्छी विशेषता है कि ऊष्मा संचरण की ये विधि जिस माध्यम में होती है वो माध्यम गर्म नहीं होता है। ये ऊष्मा संचरण की विधि जिस माध्यम में होती है वो माध्यम गर्म नहीं होता है। इतनी बातें पढ़ने के बाद हमें विकिरण, ऊष्मा संचरण की जो विकिरण विधि है उसके बारे में क्या जानकारी मिली? ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम गर्म नहीं होता है और ऊष्मा संचरण की एकमात्र ऐसी विधि जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। इन बातों को हम लिख रहे हैं एक बार। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है,
इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात यह विधि निर्वात में भी संभव है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका विद्युत चुम्बकीय तरंग तो निर्वात में भी गमन कर सकती है, इसका मतलब यह विधि भी निर्वात में संभव है। और निर्वात के नीचे अंडरलाइन कर लेना, यह क्वेश्चन पूछेगा कि ऊष्मा संचरण की ऐसी कौन सी विधि है जो निर्वात में संभव है? विकिरण। ठीक है, और इस विधि में माध्यम गर्म नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है वह विकिरण विधि द्वारा पहुंच रहा है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा पहुंच रहा है, या सूर्य की जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंच रही है, वह किस विधि द्वारा पहुंच रही है? विकिरण विधि द्वारा। और इसमें जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो वायुमंडल है वो गर्म नहीं होगा, सीधा सीधा प्रकाश है या ऊष्मा है वो पृथ्वी के पास पहुंच जाएगी। और हम सबको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में क्या पाया जाता है? निर्वात। इसका मतलब वहां से प्रकाश आ रहा, निर्वात से आ रहा कि नहीं आ रहा? और निर्वात में क्या होती है? विकिरण विधि। तो ये आज हमने ऊष्मा संचरण की कुछ विधियां पढ़ी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इनके दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना और एक सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। ये जो एग्जाम्पल है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं। तो अगर पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है, स्वयं विधि उत्तर आएगा। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है, विकिरण विधि आएगा। साथ में इनकी परिभाषाओं से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर चालन की बात करें, इसमें पूछेगा ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, तो उत्तर आएगा चालन। अगर आपको ऐसा पूछे कि ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण गति करते हैं, तो उत्तर आएगा स्वयं। और तीसरा, विकिरण में पूछे ऐसी विधि जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी संभव है, तो उत्तर आएगा विकिरण। तो एक बार आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले अच्छी तरह। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।